नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट में और भी क्या क्या कहा गया था, तो इसमें और भी कहा गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। ठीक है, ईसाई मिशनरी को मतलब भारत में धर्म प्रचार की अनुमति इसी एक्ट के थ्रू मिला। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसी में यह कहा गया कि ईसाई के जो भी लोग हैं वो अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और दूसरा बात इसमें कहा गया कि भारतीयों पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पे देने का भी प्रावधान किया गया। ठीक है, भारतीय पर 1 लाख रुपए शिक्षा में प्रावधान भी इसी एक्ट में किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट में। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे पहले हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना और कैसे बना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में 1600 ईस्वी का जो राजलेख था उसमें इसका डिस्कशन किया गया है, इसकी चर्चा की गई है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी का स्थापना किया था। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने, किसने किया था? महारानी एलिजाबेथ ने। देखिएगा यहाँ पे कि एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब लगभग हम लोग इसमें 30 ऐसे वायरल क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन उसका 4 ऑप्शन होगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब लगभग आप लोगों का 120 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। तो इस चैप्टर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है, भारत का संवैधानिक विकास जो है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने इस कंपनी का निर्माण किया था? तो महारानी एलिजाबेथ ने। किसने? महारानी एलिजाबेथ ने। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। और इस राजलेख के माध्यम से कंपनी को भारत सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। क्या दिया गया? एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ ये समझिए। मोनोपोली का मतलब हुआ कि मतलब इस कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश की दूसरी कंपनी किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकती है। क्लियर है यहाँ तक? स्थापना के समय इस कंपनी का कुल पूंजी कितना था? तो 30,133 पाउंड। कितना था? 30,133 पाउंड। तो आपसे एग्जाम में कोई भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कुल भागीदार कितने थे? भागीदार मतलब होता है पार्टनर। तो कुल पार्टनर कितने थे? तो कुल पार्टनर 217 थे। कितने थे कुल पार्टनर? 217। और स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो जब इस कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। ठीक है, भारत का शासक कौन था? अकबर था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हम बात कर रहे हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्य अपना कब से प्रारंभ किया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब से अपना कार्य प्रारंभ किया और कहां से किया और किसके शासनकाल में किया, कुछ भी पूछ सकता है। तो 1608 ईस्वी से अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। ठीक है, और कहां से किया? तो सूरत से। ध्यान रखिएगा, कहां से किया? तो सूरत से। और किसके काल में, मतलब उस समय का शासक कौन था? तो उस समय का शासक था जहांगीर। तो देखिए एक क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन हो गए? लगभग 8-10 क्वेश्चन आप एक ही क्वेश्चन एक ही ऑप्शन से क्लियर कर लिए। अब हम लोग और भी इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं। जैसे दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के अगर हम चार्टर एक्ट की बात करें तो इसमें इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो पूरी तरह समाप्त हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम में? तो चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया था। मतलब अब कोई भी कंपनी यहाँ पे व्यापार कर सकती थी। समझ में आ गया? पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? फिर अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसको समझते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? तो इसमें सिविल सर्विस सर्वेंट्स जो भी थे, मतलब सिविल सेवक जो भी थे, उनकी नियुक्ति जो है वो कंपनी के निदेशक मंडल से ले ली गई। किससे ले ली गई? कंपनी के निदेशक मंडल से ले ली गई। और उसकी नियुक्ति खुली प्रतियोगिता मतलब ओपन कंपटीशन के द्वारा अब उसकी नियुक्ति होगी। ठीक है, ओपन कंपटीशन का प्रावधान इसी एक्ट में रखा गया। किस एक्ट में? तो 1853 के चार्टर एक्ट में। क्लियर है यहाँ तक? कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्ट होंगे और उससे रिलेटेड उस एक्ट में क्या हुआ था ये भी हम बताते चल रहे हैं, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो देखिए चौथा ऑप्शन करा 1873 का चार्टर एक्ट। तो 1873 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था?
तो 1873 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। इस एक्ट में कहा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। क्लियर है? ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, मतलब उसको भंग करने की बात हो गई थी कि यहाँ पे बात शुरू हुई थी भंग करने की, भंग हुई नहीं थी। ठीक है, तो अगर पूछे कि भंग करने की बात किस एक्ट में की गई, तो 1873 के चार्टर एक्ट में की गई। ठीक है, और अगर पूछे कि कंपनी को भंग कब किया, तो 1874 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया, तो 1874 में। और एक और समझिए, 1793 का भी चार्टर एक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो 1793 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें, तो इस 1793 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था कि कंपनी का जो एकाधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। क्लियर है? इसमें कंपनी का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। समझ में आ गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। समझ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग कर लिए, लेकिन इसका मेन ऑप्शन समझिए कि क्वेश्चन में है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। मतलब इस एक्ट में ये बताया गया था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना, उसका जो व्यापार का एकाधिकार था, मतलब मोनोपोली जो था कि उसके अलावा कोई भी नहीं कर पाएगा, उसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया था। लेकिन दो चीज इसमें छोड़ दिया। दो चीज क्या छोड़ा? तो मतलब चाय का व्यापार वो कर सकता था और चीन के साथ भी वो व्यापार कर सकता था। दो चीज को छोड़ के बाकी चीज का एकाधिकार उसका खत्म कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में की गई थी। क्लियर है? तो आप लिख लीजिए कॉपी में कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रारंभ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया। फिर ऑप्शन और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे पिट्स का भारत अधिनियम, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहा है। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में आया था, और इसमें क्या हुआ था? तो डायरकी सिस्टम का बात हुआ था, मतलब दोहरी शासन प्रणाली का बात हुआ था, डायरकी सिस्टम का बात हुआ था। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात हो तो उसको हम लोग डायरकी सिस्टम से लेकर के चलेंगे। तीसरा में है चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 के बारे में अभी जस्ट पीछे बताए थे कि चार्टर एक्ट जो 1813 था, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, मतलब एकाधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन किस दो चीज को छोड़ के? तो एक चाय का वो व्यापार कर सकता था और चीन के साथ भी व्यापार कर सकता था, जो अभी जस्ट हम पीछे बताए हैं। और 1813 में भी बात की गई थी कि ईसाई मिशनरी जो है वो भारत में अपना धर्म का प्रचार कर सकता है। और एक और बात की गई थी 1813 में, किसकी? तो प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान का बात इसी एक्ट में हुआ था। और अगर हम चार्टर एक्ट 1833 की बात करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया था? पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। किसका? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। शॉर्टकट में लिख देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह 1833 में समाप्त कर दिया गया था। तो आप सोच रहे होंगे पीछे तो आप बताए थे 1874 में भंग किया गया ना, तो भंग करने की बात नहीं पूछ रहा है। भंग तो कंपनी को किया गया 1874 में, एकाधिकार की बात हो रही है, मतलब उसको जो सिंगल अधिकार मिला था कि उसके अलावा कोई और नहीं कर पाएगा, वो 1833 के चार्टर एक्ट में खत्म कर दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? मतलब एक भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला में कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की द्वारा की गई। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, अभी जस्ट पीछे ही पर है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का बात किया गया था। दूसरा कह रहा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो लेमेस्टर तो नहीं थे, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो केवल एक वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है इसका वही सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को हमको मिलान करना है। जैसे नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना का जो बात है वो किसके साथ मिलेगा? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट की बात हो रही है। भारत का पिट्स अधिनियम जो है 1784, उसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। मतलब एक का सॉरी 2 से मिलाना है, 3 से नहीं, पढ़े हैं 2 लेकिन मिलान हो गया था 3 में। एक का 2 से मिलाना है, तो एक का 2 मिलाइए, किसमें है? ए का 2 किसमें है? सो देख लीजिए। तो बी ऑप्शन में है ए का 2 और डी में भी है ए का 2।
तो पहले हम बी को लेकर के चलते हैं, क्योंकि आगे वाला भी ऑप्शन देखना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो 1773 के एक्ट की बात हो रही है, तो मतलब बी का 1 होगा, तो बी का 1 दूसरा में ही है, मतलब बी में ही है, तो यही ऑप्शन हमको सही लग रहा है। फिर भी आगे का देखते हैं। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये बात किया गया था चार्टर एक्ट 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये बात किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में, मतलब सी का 3 और डी का 4। तो ये सारा किसमें दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए का क्या होगा, 2 होगा, बी का क्या होगा, 1 होगा, सी का क्या होगा, 3 होगा, और डी का क्या होगा, तो 4 होगा। मिलान इस तरह से कर लीजिएगा, और कॉपी में भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कॉपी में भी लिख लीजिए, ताकि आपको सारा एक्ट याद रहे और बाद में कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, मतलब भारतीय विधान परिषद को भी बजट पे बोलने का मौका मिला। तो ये किसकी बात कर रहा है, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का बात कर रहा है। कब मिली, तो इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में मिली। और अगर हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का बात करते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का बात करते हैं, तो इसमें क्या आया था, सम विभागीय प्रणाली आया था। क्या आया था, सम विभागीय प्रणाली। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्या आया था, सम विभागीय प्रणाली, मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत इसी एक्ट से हुई थी। किस एक्ट से, तो परिषद अधिनियम 1861 के एक्ट से पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई थी। क्लियर है, समझ में आ गया। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। और ये जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, मतलब 1861 का, जो पोर्टफोलियो सिस्टम या संविभागीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, इसको मंत्रिमंडल व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल व्यवस्था। क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल व्यवस्था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? किसका बात कर रहा है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बात कर रहा है। तो इसका बात हुआ था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 का बात हो रहा है, या इसको हम दूसरा नाम चार्टर एक्ट 1909 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चार्टर एक्ट 1909 भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इस समय जब मार्ले मिंटो सुधार की बात हुई, मतलब ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की बात जो हो रही है, उस समय तत्कालीन राज्य सचिव कौन थे, तो तत्कालीन राज्य सचिव जो थे वो लॉर्ड मार्ले थे। कौन थे, लॉर्ड मार्ले थे। और वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे, लॉर्ड मिंटो। इसीलिए इस सुधार का, मतलब इस अधिनियम का नाम दे दिया है मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर भी और ऑप्शन देखते हैं, जैसे इसमें एक और ऑप्शन दिया है भारतीय काउंसिल अधिनियम, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इसमें कहा गया था कि सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। ठीक है, जो भी सदस्य थे उसको बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। सदस्य को बजट पर बहस करने का, मतलब बोलने का अधिकार मिला। क्लियर है, बहस करने का अधिकार मिला। और उसके बाद दूसरा क्या मिला, तो सदस्यों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। लेकिन एक कंडीशन था, प्रश्न पूछने का तो अधिकार मिला, प्रश्न पूछने का तो अधिकार मिला, लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या था कि अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन किसी से किया और उसका आंसर मिला, लेकिन उस आंसर से अगर आप संतुष्ट नहीं है, तो कोई और क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कर रहे हैं, उसी को पूरक या अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। तो वो अधिकार नहीं मिला, बस प्रश्न आप पूछ सकते थे। ठीक है, उसका एक और ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें एक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का बात कर रहा है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 का बात हो रहा है। इसमें क्या हुआ था, तो इसका दूसरा नाम भारत का परिषद एक्ट भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है उसको भारत का परिषद एक्ट भी कहा जाता है। समझ में आया, भारत का परिषद एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। और ये कब आया था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ये वाला जो है, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट तो बहुत सारे हैं, बट ये वाला जो है ये 1919 में आया था। और इसमें किसकी बात हुई थी, तो लोक सेवा आयोग की सिफारिश हुई थी। क्या हुई थी, लोक सेवा आयोग की सिफारिश हुई थी। समझ में आया, लोक सेवा आयोग की सिफारिश की बात हुई थी। और भी ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। और ऑप्शन कौन सा दिया है,
तो एक चौथा ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब इसकी बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें क्या बोला गया था, तो इसमें बोला गया था कि 3 गोलमेज सम्मेलन का इसमें आयोजन किया गया। क्या किया गया? 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाई गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? तो गोल मेज तो समझ रहे हैं, टेबल को बोला जाता है, गोल मतलब गोल टेबल रहेगा। जैसे चौकोर टेबल पे क्या होता है कि दोनों साइड मतलब फ्रंट और इस साइड बैठते हैं लोग, और इस तरह का जो चेयर रहता है तो इधर इधर लोग बैठते हैं, समझ में आ रहा है। और जो मुखिया रहता है परिवार का वो इस साइड में बैठता है। लेकिन गोल मेज जो है उसमें क्या है कि सब ऐसे ऐसे बैठता है, मतलब सबको बराबरी का यहाँ पे दर्जा दिया गया। क्लियर है? और ये किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात हो रही है। इसमें और भी कुछ कहा गया था। और क्या कहा गया था? तो अखिल भारतीय संघ जो थे उनके गठन का प्रावधान किया गया था। किसका? अखिल भारतीय संघ के गठन का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, किसमें? भारत सरकार अधिनियम का जो एक्ट है 1935 उसी में। और द्वैध शासन जो है, द्वैध शासन ये भी लागू हुआ। लेकिन द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ भाई? तो द्वैध शासन इसमें केंद्र में लागू हुआ। 1935 में द्वैध शासन केंद्र में लागू हुआ। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का बात कर रहा है। इसे चार्टर एक्ट 1861 के भी नाम से हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम चार्टर एक्ट 1861 भी हम बोल सकते हैं। और इस एक्ट में और भी क्या कहा गया था? तो जस्ट हम पीछे बताएं कि पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब समविभागीय प्रणाली की भी शुरुआत यहीं पे हुई थी। और इसी को मंत्रिमंडल व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल व्यवस्था भी कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसमें क्या बात हुई थी? तो इसमें मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की आयोग की बात हुई थी। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात हुई थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही चुन सकते हैं। इसको भी हम लोग चार्टर एक्ट 1909 बोला सकते हैं। ठीक है, मतलब चार्टर एक्ट 1909 इसको भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन की बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगर इसकी बात करें तो 1919 वाला जो हमारा चार्टर एक्ट है या भारत सरकार अधिनियम एक्ट है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। चेम्सफोर्ड सुधार। क्लियर है? और इसमें क्या बात हुई थी? तो लोक सेवा आयोग की सिफारिश हुई थी। क्या हुई थी? लोक सेवा आयोग की सिफारिश हुई थी। ठीक है, पीछे ही बताए थे, बट एक बार और इसको देख लीजिए। लोक सेवा आयोग की सिफारिश हुई थी और प्रांतों में डायरकी सिस्टम द्वैध शासन का भी प्रावधान किया गया था। कहाँ? प्रांतों में। अभी पीछे एक और हम बात किए थे केंद्र का। ठीक है, तो केंद्र और प्रांत में समझ रहे हैं ना कि केंद्र में कब आया था? तो केंद्र में लगा था 1935 में, और प्रांत में कब आया था? तो 1919 में। ठीक है, प्रांत में अगर डायरकी सिस्टम द्वैध शासन की बात हो तो 1919 में आया था, और केंद्र में अगर डायरकी सिस्टम मतलब द्वैध शासन की बात हो तो वो 1935 के एक्ट से आया था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसमें कोई भी नहीं दिया है। क्लियर है? तो रहा बात कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, ये भी एक मैटर बनता है। तो 1935 एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? 1935 एक्ट के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। क्लियर है? 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? सिंपल सा 1937 में स्थापित किया गया। क्लियर है? आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? जस्ट अभी पीछे बताया है कि केंद्र की बात हो तो 1935, केंद्र की बात हो तो 1935, और अगर प्रांत की बात हो
तो 1919। क्लियर है? 1919 में कहाँ लगा था डायरकी सिस्टम? तो वो लगा था, द्वैध शासन कहाँ लगा था? तो प्रांत में लगा था। ठीक है, और केंद्र में कब लगा था? तो 1935 में। दोनों में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब और भी ऑप्शन देखिए, जैसे 1909 के अधिनियम का बात कर रहा है, तो 1909 में क्या बात हुआ था? तो मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली के शुरुआत की बात हुई थी। मतलब मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही चुन सकते हैं, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट जो भी चुनाएगा उसको मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे एक और दिया, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका दूसरा नाम अभी जस्ट पीछे बताया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था? तो लोक सेवा आयोग की सिफारिश हुई थी, और प्रांत में, जैसा अभी हम बताया कि प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था यहाँ पे शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बन गई। घुमा करके वही बात पूछ रहा है कि डायरकी सिस्टम का बात कब हुआ था। ठीक है, तो भारत की जो विधान पालिका है वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919, उसमें भारत की जो विधान पालिका है वो पहली बार द्विसदनीय हो गई। मतलब प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। बात वही कह रहा है कि प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद एक और कह रहा है क्या, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर एक कह रहा है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट। तो 1892 का जो भारतीय काउंसिल एक्ट था, इसमें क्या बात हुआ था? तो सदस्य जो भी थे उसको बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था, मतलब बजट पे बोलने का अधिकार मिला था, और सदस्य को प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला था। लेकिन कंडीशन क्या था कि अनुपूरक प्रश्न, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ठीक है, दूसरा कह रहा है 1909 का भारतीय काउंसिल एक्ट। तो 1909 का जो भारतीय काउंसिल एक्ट है उसमें मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की बात हुई थी। ठीक है, और ये जो 1919 वाला है भारत सरकार अधिनियम, इसका एक और नाम अभी जस्ट पीछे क्या बताया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से इसको जाना जाता है। और इसी अधिनियम में लोक सेवा आयोग की भी सिफारिश हुई थी। किसकी? लोक सेवा आयोग की भी सिफारिश हुई थी। क्लियर है? लोक सेवा आयोग की सिफारिश हुई थी। और एक ऑप्शन दे रहा है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। किसकी? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो ये धारा 130 का बात हो रहा है, एक्ट 123 का बात हो रहा है, 1 2 3 123 एक्ट का बात हो रहा है। इसी में ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था अध्यादेश निर्गत करने की, मतलब इशू जो भी है वो निर्गत कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति शासन आप लगा सकते हैं। तो ये कब हुआ था? तो भारत सरकार का अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और बाकी सबके बारे में हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं, तो बार बार एक ही चीज रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं अच्छे से तो उसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। आगे हम लोग अब बढ़ते चलेंगे, जो ऑप्शन होगा उसको देखेंगे, और अगर नया कोई ऑप्शन होगा तो हम उसको डिटेल करेंगे। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1936 का बात कर रहा है, सॉरी 1935 का, 36 में तो नहीं आया था, 1935 का बात कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब बाकी 1909 के बारे में भी पढ़े हैं, 1919 भी पढ़े हैं, 1947 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है। तो ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और क्या क्या चीज नया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन। अब बात हो रही है केंद्र की, सीधा सीधा 1935 पे आ जाइए, बात खत्म। तो अब आप लोगों को भी लग रहा होगा ना कि क्वेश्चन आसान ही रहता है, बस वो समझने की देर होती है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो 1935 का आया था, उसमें इसको अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की, जो 1940 में आया हुआ था। और 1940 में कब आया था भाई? तो 8 अगस्त 1940 को आया था। और इस प्रस्ताव में क्या कहा गया? तो ये प्रस्ताव जो है वो वायसराय उस टाइम कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। लिन लिथगो, नाम बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, लिन लिथगो। ठीक है, उसने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था, और इसमें मुस्लिमों के हित का उल्लेख किया गया था। और यह भी बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यक की स्थिति के,
मतलब बिना अल्पसंख्यक की स्वीकृति के अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके बिना सरकार की कोई भी संवैधानिक परिवर्तन सरकार लागू नहीं कर सकती है। क्लियर है? समझ में आया कि इसमें क्या कहा गया था कि बिना अल्पसंख्यक की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती। तीसरा बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसके बारे में भी जस्ट पीछे बताया है। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946, ये समझिए क्योंकि ये तो नया है हमारे पास। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946, ये आया कब? तो 1946 में ही आया, ठीक है। और इसमें क्या बात हुई थी? तो भारतीय राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था, ठीक है। मतलब भारत की राजनीति में जो भी समस्या आ रही थी उसके समाधान के लिए इस मिशन का निर्माण किया गया। और ये कब हुआ? तो 16 मई 1946 ईस्वी से ये अपनी योजना प्रस्तुत की। 16 मई 1946 ईस्वी को अपनी योजना प्रस्तुत की। और इस योजना में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों, देसी रियासत का मतलब होता है जहां राजा का शासन होता है, तो उसको मिलाकर संघ बनाएगी। लेकिन देसी रियासत को यह छूट था कि संघ में शामिल रहे या अलग रहे। मतलब कैबिनेट मिशन में ही संविधान के निर्माण की संविधान सभा का गठन किया गया था। क्लियर है? संविधान के निर्माण की अगर बात करने की बात हो तो वो भी कहाँ हुआ था? तो कैबिनेट मिशन में। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। आय का क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था हुई? तो 1909 के एक्ट के बारे में बताया है, ठीक है। 1919 के बारे में बताया है। अब संघीय शासन की बात हो रही है और भारत में, तो भारत में संघीय शासन की कब व्यवस्था हुई? तो 1935 एक्ट के द्वारा। क्लियर है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था उसमें इसकी बात हुई थी। और भारत का स्वाधीनता अधिनियम जो है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, जो 1947 में आया था, इसमें क्या हुआ था? तो इस एक्ट के द्वारा माउंटबेटन जो है वो वैधानिक रूप उसको दिए थे, ठीक है। माउंटबेटन को वैधानिक रूप मिला था। और ये कब हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को। कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को। और इसके बाद क्या हुआ? 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को हमारा इंडिया मतलब हिंदुस्तान बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान। क्योंकि देश के लिए जो लिखित संविधान है, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ यह अस्थायी अवयव इसका नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले तो ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, सिंपल सी बात है। क्योंकि इसी संविधान के थ्रू ना 1935 के एक्ट के द्वारा ना 1937 में चुना हुआ था। और इसी एक्ट के द्वारा वर्मा देश को भारत देश से अलग किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि 1935 एक्ट के द्वारा ही वर्मा देश जो है, वर्मा देश को भारत से अलग किया गया था, ठीक है। और 3 सूचियों में शक्ति का बंटवारा हुआ था, एक केंद्र में, ठीक है, एक कौन से? केंद्र में, फिर राज्य में, और फिर समवर्ती मतलब वही गांव या जिला का बात हो रहा है, ठीक है। 3 सूची में शक्ति का बंटवारा हुआ था। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा भारत से कब हुआ अलग? तो अभी जस्ट बताया है 1935 का एक्ट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा। बाकी 1909, 1919 इस सब के बारे में हम जस्ट पीछे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो अवशेष शक्तियां जो 1935 में है उस अधिनियम में गवर्नर जनरल को दी गई, मतलब ऑप्शन 3 हो जाएगा। लेकिन अब अवशेष शक्तियां किसको दी गई है? तो अब की अगर बात करें, एट अभी के टाइम की बात करें, तो अब केंद्र सरकार को दी गई है, ठीक है। केंद्र सरकार को दी गई है, सॉरी, सरकार को दी गई है। क्लियर है? आगे बढ़े। इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन डायरकी के उन्मूलन की संस्कृति डैश द्वारा की गई। सन स्तुति का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। तो प्रांत में डायरकी सिस्टम खत्म कब हुआ? तो भाई 1935 में हुआ, तब ना वो केंद्र में लगा। 1935 में खत्म हुआ तो केंद्र में लगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वि शासन प्रणाली शुरू की गई? तो द्वि शासन प्रणाली कब शुरू की गई भाई? तो ये 1937 में शुरू की गई, लेकिन ये एक्ट का नाम क्या था? तो 1935 का एक्ट था, ठीक है। कब का एक्ट था? 1935 का एक्ट था।
और ये केंद्र में द्वि शासन प्रणाली की शुरू कब की गई थी? तो 1937 में। एक्ट का नाम अगर पूछे तो 1935, और अगर एग्जैक्ट टाइम पूछेगी कब से तो 1937, ठीक है। और पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज छूट गया था, एक ऑप्शन इसमें दिया था कि भारत सरकार का जो अधिनियम है 1858 का बात था, तो इसको एक बार देख लीजिए कि 1858 एक्ट में क्या बात हुई थी। इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। और 1 नवंबर, ये याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की राजकीय घोषणा जो थी, ऑफिशियल डिक्लेरेशन से भारत का प्रशासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से किसको दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित किया गया। मतलब देखिए 1600 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक भारत का शासन किसके हाथ में था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। क्लियर है। और 1858 से लेकर के 1947, मतलब जब तक देश नहीं आजाद हुआ तब तक किसके हाथ में था? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था। क्लियर है। और ये राज घोषणा कहां पढ़ी गई? ये भी याद रखिएगा कि ये जो राज घोषणा हुआ था, ठीक है, जिसमें कि ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के हाथ में स्थानांतरित किया गया, भारत का जो भी प्रशासन था वो इस कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। तो ये राज घोषणा कहाँ पे पढ़ा गया था? तो ये इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़ा गया था। और ये किसके द्वारा पढ़ा गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और मार्ले मिंटो रिपोर्ट के बारे में पीछे बताए थे, इसमें चार्टर एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के भी नाम से जाना जाता है। चार्टर मार्ले मिंटो रिपोर्ट जो है, इसको चार्टर एक्ट या नहीं तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के भी नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि उस समय तत्कालीन राज्य सचिव जो थे वो लॉर्ड मार्ले थे और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। तो मार्ले और मिंटो दोनों मिलकर के उस रिपोर्ट का नाम मार्ले मिंटो रिपोर्ट या मार्ले मिंटो सुधार भी नाम दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? अभी जस्ट बताया 1858 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश के द्वारा शुरू की गई। तो भारत में चुनावी प्रणाली जो है वो किस मिशन के द्वारा सबसे पहले शुरू की गई? तो ये चुनावी प्रणाली जो है वो मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉन्टफोर्ट सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका हो जाएगा केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। मतलब केंद्र के साथ साथ शक्ति का विभाजन किसके बाद? द्वैध शासित रियासत, मतलब डायरकी सिस्टम की भी यहाँ पे बात हो गई थी चेम्सफोर्ड सुधार वाले में। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ की समिति का बात हो रहा है, तो ये तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बात कर रहा है। विनियम अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात हो रही है। इसको गुप्त समिति द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया था? गुप्त समिति के द्वारा बनाया गया था। बाकी जो भी हमारा रिपोर्ट है, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1858, इसके बारे में पीछे चर्चा कर ली है। चार्टर एक्ट 1793 का ही बात किया है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का ही बात किए हैं पीछे। तो जिसको हम पीछे डिस्कस कर लिए उसको हम यहाँ पे नहीं लेकर के चल रहे हैं। आगे बढ़िए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब 3 कथन दिया, इसमें से कौन सा सही है चार्टर एक्ट 1813 का? तो इसको पहले पढ़ते हैं। इसमें दे रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि 1813 में ही ऐसा हुआ था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था, मतलब मोनोपोली था, उसको समाप्त कर दिया था। लेकिन 2 चीज छोड़ दिया था। क्या? तो चाय का व्यापार वो कर सकता था और चीन के साथ भी व्यापार कर सकता था। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही कह रहा है कि भारतीय राज्य क्षेत्र पर जो ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, मतलब उसको ठीक कर दिया, आगे बढ़ा दिया। क्लियर है? तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं भाई, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1813 में नहीं आया था। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड सही होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, केवल 1 और 2 वाला। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के में कुछ में हिस्सा लेना संभव बताया?
तो ये चार्टर एक्ट 1833 का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? चार्टर एक्ट 1833। इसमें भारतवासी को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का वहां पे बात किया गया था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? 1919 का बात कर रहा है। तो पहला कह रहा है प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ठीक ही कह रहा है, प्रांत में द्वैध शासन 1919 में आया था। दूसरा कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, तो ये बात 1919 में नहीं कही गई थी। तीसरा कह रहा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधानीय शक्ति का हस्तांतरण, तो ये सही कह रहा है कि प्रांत को मतलब केंद्र से प्रांत को शक्ति का मतलब ये दिया गया, क्योंकि प्रांत में डायरकी सिस्टम लगा था, मतलब केंद्र से प्रांत में ही ना शक्ति का हस्तांतरण हुआ। तो 1 और 3 दोनों यहाँ पे सही है, तो केवल 1 और 3 मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय विधानसभा का के निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो 1919 के तहत कौन कौन सा विधानसभा का चुनाव हुआ? तो 1919 के तहत 1926 का हुआ और 1945 का हुआ। मतलब ए और सी दोनों सही है। ए और सी किसमें दिया? ऑप्शन डी में दिया है। और 1937 का चुनाव किसके आधार पर हुआ था? तो 1935 के आधार पे। ठीक है, 1937 का चुनाव किसके आधार पे हुआ था? 1935 के आधार पे। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 का चार्टर एक्ट, ये भी ठीक है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी ठीक है। और प्राच्यविद अंगलविद विवाद, इसके बारे में डिटेल में 12 के बुक में दिया हुआ है, 12 के पॉलिटी के बुक में दिया हुआ है। इसको हम डिटेल से डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं, बहुत लंबा सा चैप्टर है। बस ये समझ लीजिए कि प्राच्यविद और आंगलविद विवाद भी हो जाएगा। मतलब 1 2 3 किस में दिया है? डी में दिया है, तो डी आंसर यस का हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।